आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? आज हम उस खौफनाक घटना के बारे में बात करेंगे, जहां मुर्दों को जिंदा किया गया, जिंदा करके फिर मारा गया। जिंदा और मुर्दों का ये क्या खेल है, जो आपका दिल दहला देगा। कहानी है भारत के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य, उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा इलाका संभल की। ये बात इसी साल जनवरी 2025 की है। घना कोहरा और कपकपाती ठंडी रात को संभल के एडिशनल एसपी निकृति शर्मा अपनी टीम के साथ गश्त पर थी। अमूमन होता है कि कोहरे के कारण आगे वाली गाड़ी दिखती नहीं है, इसलिए धीरे-धीरे गाड़ी चलाते हैं। अनुकृति शर्मा और उनकी टीम इसी तरीके से धीरे-धीरे गाड़ी चलाकर गश्त कर रही थी। तभी अचानक वो देखती हैं कि एक गाड़ी बड़ी तेजी से उनके बराबर से निकलती है। ओवरटेक करके अब अमूमन कोहरे में कोई गाड़ी ओवरटेक नहीं करती। उसकी रफ्तार और ओवरटेक करते हुए देखकर उन्हें लगा इस घने कोहरे में कोई गाड़ी वाला ओवरटेक कैसे कर सकता है, अपनी जान जोखिम में डालकर। उन्हें शक हुआ। उन्होंने फौरन अपने वायरलेस पे मैसेज दिया कि एक गाड़ी अभी-अभी गुजरी है, आगे एक नाका है, तो वहां उसे बैरिकेड लगाकर उसे रोको आप लोग। उस गाड़ी को रोको और चेक करो उसमें क्या है। आदेश का पालन करते हुए आगे नाके के बीच सड़क पर एक ट्रक खड़ा कर दिया गया और उस कार को वहां रोका गया। कार के अंदर दो लोग बैठे थे। अब एडिशनल एसपी का हुक्म था, तो पुलिस वाले जाहिर सी बात है थोड़ा सही से और थोड़ी सख्ती के साथ उनकी तलाशी और पूछताछ उनसे करने लगे। तब तक एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा वहां पर उस स्पॉट पर पहुंचती हैं। उन्होंने पूछा, भाई इस कोहरे भरी रात में इतनी ठंड में तुम ये ओवरटेक करके इतनी स्पीड में कहाँ भाग रहे हो? क्या जल्दी है? कौन हो तुम? अब वो दोनों घबरा गए। कुछ साफ-साफ नहीं बता पा रहे, बस इतना ही बोले जा रहे थे कि हमें जल्दी ही पहुँचना था। जब गाड़ी की तलाशी ली गई, अब मुकेश शर्मा ने अपनी टीम से कहा, "आप गाड़ी की तलाशी लो।" उसके अंदर 11 लाख रुपए कैश मिले। 11 लाख कैश मिलना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन जिस चीज़ पर पुलिस की नज़र पड़ी, पुलिस वालों की, वो ये है कि तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से 19 अलग-अलग क्रेडिट कार्ड बरामद हुए। अब उनसे सख्ती से नाम पूछा। एक का नाम था ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम कामित था। लेकिन वो कार्ड सब दूसरे-दूसरे नाम पर थे। इतने सारे कार्ड किसके हैं आखिर? सही-सही जवाब नहीं दे पाए। उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारा गया। पूछताछ फिर शुरू हुई। फिर से गाड़ी की और तलाशी ली गई। जब गाड़ी की और तलाशी ली गई, तो गाड़ी के अंदर से फिर बहुत सारे पासबुक, चेकबुक और पता नहीं क्या-क्या मिला। अब पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। फिर पुलिस वालों ने अपने सख्त रवैये से सख्ती से पूछा, तो तो उन्होंने कहा कि साहब हम बीमा कंपनी की तरफ से हैं, ये हमारा काम है। चेकिंग के दौरान उनके पास से के कुछ फ़ोन भी बरामद हुए। उन फ़ोन को भी अब जाँच शुरू हुई। जब उन फ़ोन की जाँच शुरू हुई, पहली बार जब फ़ोन को खोला गया और उसकी फ़ोटो गैलरी देखी, तो पुलिस वाले हैरान थे। शायद अपनी ड्यूटी के कारण उन्होंने कभी मोबाइल के अंदर इतनी तस्वीरें एक साथ कभी भी नहीं देखी होंगी। करीब-करीब 1 लाख की तस्वीरें थी उस फ़ोन के अंदर। बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, हम सबके मोबाइल फ़ोन में होती हैं, पार्टीज़ की होती हैं, दोस्तों की होती हैं या हमारी खुद की पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं। पर उस मोबाइल में जो तस्वीरें थी, वो एकदम अलग दिख रही थी। सारी की सारी जो 1 लाख के आस-पास अलग-अलग जो तस्वीरें थी कि इनकी गाड़ी से जो बरामद हुए, उन आम लोगों के दस्तावेज़ थे उस मोबाइल के अंदर। तस्वीरों को और कुछ तस्वीरें भी थी। अब उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि वो बहुत गरीब-गुरबा टाइप के लोग हैं। पुलिस के मन में सवाल उठा, ये 2 लोग अपने मोबाइल में इतने सारे फ़ोटो, इतनी बड़ी तादाद में आखिर ये फ़ोटो लेकर क्या कर रहे हैं? अब पुलिस ने और सख्ती दिखाई। पुलिस उन्हें थाने ले गई। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो तफ्तीश करते-करते अब अगला दिन शुरू हो चुका था। अब उस फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस भी थे, जैसे उसमें व्हाट्सएप मैसेजेस थे और नॉर्मल मैसेजेस भी थे। जब मैसेज पढ़ना शुरू किया पुलिस वालों ने, तो ये उसमें देखा, उसमें कुछ इस तरीके के मैसेजेस थे, जिसमें लिखा था, बीमा के पैसे आ गए, हमें मिल गए, उसे मिल गए, उसके मिल गए, इसके आ गए, उसके आ गए। इतने सारे मैसेजेस, इतनी सारी तस्वीरें, 19 क्रेडिट कार्ड, रात का कोहरा और कोहरे में यूँ रफ्तार से गाड़ी चलाकर भागना, सारी चीज़ें एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा के दिमाग में घूम रही थी और लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्होंने तसल्ली से पूछताछ की, समझ में आ रहा था दोनों गुमराह कर रहे हैं। इसी दौरान जो उनके पास से कागज़ात मिले थे, एक में था कि भाई इनके बीमे के पैसे मिल गए। अब पुलिस की टीम ने वहीं से शुरुआत की जाँच की।
उन्होंने जिसका नाम पता लिखा था उसके बीमा की रकम आ चुके हैं, वो करीब 25 लाख की रकम थी, जो मैसेज में लिखा हुआ था। पुलिस की एक टीम अब वहाँ पहुँचती है। अब उसके जिसके घर गई थी उसका नाम था प्रियंका, और प्रियंका ही नॉमिनी थी जिसके नाम पर ये मैसेज भी था, सारे सबूत थे। अब प्रियंका के पास पहुँचे तो पता चला कि प्रियंका के पति का नाम दिनेश था और दिनेश को कैंसर था, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। उसके बाद दिल्ली में इलाज शुरू हुआ। अब इलाज भी बड़ा महँगा होता है, आपको पता ही है, जेबें खाली हो जाती हैं, कैंसर का इलाज कराते-कराते। लेकिन घर वाले हैं, करवा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया था। ये बात करीब 2023 की है, दिसंबर 2023 की है। 2024 आ गया, जो दिनेश बिल्कुल मरने के कगार पर है, कुछ लोग पहुँचते हैं प्रियंका के घर और कहते हैं कि देखो तुम्हारे पति का इलाज बहुत महँगा है, हमारे पास बहुत सारी स्कीम है, हम तुम्हारे पति का एक बीमा करा देते हैं, जो 25 लाख का होगा। तो सारे इलाज में जो भी पैसा होगा, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। पत्नी बेचारी दुखी-हारी थी, कहीं वो वैसी मदद की उम्मीद लगाकर बैठी थी। उससे जब ये लोग पहुँचे तो उसे लगा जैसे कोई फरिश्ता आ गया हो। उसने कहा, "हाँ, कर दीजिए बीमा।" अब बीमा उन्होंने करीब एक जो बीमा उन्होंने कराया तो उन्होंने 1 या सवा लाख रुपए प्रियंका से लिए भी थे और प्रियंका ने वो पैसे उन्हें दे भी दिए थे। उसके बाद 25 लाख का बीमा हो गया। बीमा होते ही अब बैंक से बाकायदा चेक बुक और उसकी सारी चीज़ें ले ली गईं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर उसे चेक बुक दिया गया। चेक बुक पे उन्होंने कुछ चेक पे उन्होंने साइन करवाई और वो साइन उन करवाकर उन्होंने चेक बुक अपने पास रख लिया और वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा तुम्हें पैसा जो टाइम से है वो मिलता रहेगा, पर ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा था। 30 मार्च 2024 को ही बीमा कराने से 1-2 महीने बाद दिनेश की मौत हो गई। अब दिनेश की मौत हो गई तो नॉमिनी थी उसकी बीवी प्रियंका। अब प्रियंका के घर वो लोग पहुँचते हैं, कहते हैं कि अब तुम्हारे पति का 25 लाख का जो बीमा था, अब तो तुम्हारे पति की मौत हो गई, वो तो पैसा तुम्हें मिलेगा। अब प्रियंका इंतज़ार कर रही है कि बैंक से लोग आएँगे, पैसे देंगे, नहीं आए। अब प्रियंका थक कर खुद बैंक पहुँचती है, जब बैंक गई तो वहाँ कहानी पलट गई। कुछ ये है कि जिन लोगों ने प्रियंका के पति का बीमा कराया था 25 लाख का, जिसके लिए कुछ पैसे भी लिए थे प्रियंका से, उन्होंने प्रियंका का बैंक में अकाउंट तो खुलवाया, लेकिन चेक बुक पे खुद साइन करके ले लिया। उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी था, वो अपने पास रखा। यहाँ तक कि जब बैंक में कोई ट्रांज़ैक्शन में होता है, ज जो पैसे का ट्रांज़ैक्शन मैसेज आता है, उस मैसेज के लिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है। यहाँ तक वो नंबर भी प्रियंका का नहीं था, वो नंबर भी उन्होंने अपनी ही टीम का रखा था। प्रियंका ने सारी बात बताई कि हमें 25 लाख मिलना तो दूर, 25 पैसे भी नहीं मिले, उल्टा हमने जेब से दिया। अब पुलिस की टीम बैंक पहुँचती है, वहाँ जाके पुलिस हैरान, बैंक से पता चला कि उसके 25 लाख का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से आया है और वो सारे पैसे प्रियंका को दे भी दिए गए हैं। ये सारे मैसेजेस हैं, ये रहे उसके कार्ड, ये साइन के चेक हैं। साइन किया हुआ पुलिस को पता था कि प्रियंका तो झूठ नहीं बोल रही है, पति का इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे भी दिए हैं, बैंक ने प्रियंका को भी पैसे दे दिए हैं, मैसेज भी ये सब है, पर पैसा प्रियंका तक नहीं पहुँचा। अब संभल पुलिस हैरान। और केस की तफ्तीश में उनके पास अब तक जो पेपर मिले या जो मैसेजेस मिले, उसी के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब इसी तफ्तीश के बाद पुलिस पहुंचती है एक और, उसमें नाम था चंद्रसेन के घर। एक दूसरा मैसेज था ये। इस व्यक्ति का नाम भी इत्तेफाक से दिनेश था। 34-35 साल की, बिल्कुल फिट। उसने एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल लोन पर लिया। जब उसके पास ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल आ गया, अचानक उसने एक शराब पीना शुरू कर दिया। जो कभी नहीं पीता था, उसके घरवाले उसके इस नए शौक से बड़े परेशान थे। उन्हें पता ही नहीं चला उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है और फिर 2 साल बाद रहस्यमयी तरीके से एक स्वस्थ इंसान अचानक उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद लगा बैंक लोन माफ कर देगा। अमूमन बैंक लोन माफ कर देता है, तो घर वालों को भी यही उम्मीद थी। ट्रैक्टर और बाइक घर वालों को मिल जाएगी लोन माफ होने के बाद। ट्रैक्टर और बाइक मिली तो सही, लेकिन दिनेश के पिता चंद्रसेन को नहीं, बल्कि किसी और शख्स को। अब चंद्रसेन को और घर वाले परेशान, अब चंद्रशेखर के नॉमिनी ये नहीं थे, बल्कि कोई और था। बाइक और ट्रैक्टर कोई और ले गया। अब इसी दौरान में तीसरा एक और त्रिलोचन नाम के शख्स थे, उन तक पुलिस पहुंचती है। अब पता चला कि त्रिलोचन जी के नाम पर भी इंश्योरेंस पॉलिसी थी 5, वो भी अलग-अलग 55 लाख की पॉलिसी थी, 15-20 लाख की। घर वालों से पूछा गया
कि आपके पति की 5 पॉलिसी थी, इंश्योरेंस मिला क्या आपको? घर वाले चौंक गए, पूछते हैं, "ये कब हुआ इंश्योरेंस?" पुलिस वालों ने कहा कि इनका इंश्योरेंस जून 2024 में हुआ था। घर वाले फिर पूछते हैं कि तारीख फिर से याद करके बताइए आप। फिर पुलिस वालों ने कहा जून 2024 में ही हुआ था। घर वाले बोलते हैं, "क्यों मज़ाक कर रहे हैं सर आप? आप लोग त्रिलोचन जी की मौत हो चुकी है कैंसर में दिसंबर 2023 में।" उन्होंने सारे दस्तावेज दिखा दिए। अब पुलिस हैरान, जो शख्स दिसंबर 2023 में मर चुका है, अगले साल फरवरी-मार्च में उसके नाम पर 5 पॉलिसी हैं। पाँचों के पेपर हैं, दस्तावेज हैं, 15-20 लाख के। अब पुलिस हैरान, सोचने लगी ये कैसे संभव है? फिर पुलिस को जो दस्तावेज मिले थे उसमें एक त्रिलोचन थे जिनकी मौत दिसंबर में हो चुकी थी, लेकिन कागजों में उन्हें जिंदा किया गया। उनके नाम पर पॉलिसी ली गई और फिर दोबारा उन्हें जून में मार दिया गया। इस बार डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा था हार्ट अटैक। दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई, क्योंकि कैंसर से दिखाते तो बीमा के पैसे नहीं मिलते। कल्पना करिए कैसे इंसानियत का दुश्मन इंसान ही बन गया है। एक शख्स जो मर चुका है उसको दोबारा जिंदा किया गया, उसके बाद उसकी पॉलिसी खरीदी गई और फिर उसे दोबारा मार दिया गया दिल का दौरा बताकर। अब पुलिस हैरान। इसी तरीके से पुलिस ने जब जांच करती रही तो ऐसे एक-एक कर इतने केस सामने आ गए कि पुलिस वाले खुद हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। आपको पता ही होगा जामताड़ा के बारे में। जामताड़ा तो शायद इसकी सिर्फ झलकियाँ थी। यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। अब एक-एक करके पुलिस ने लोगों को अरेस्ट करना शुरू किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ से कहानी बल्कि शुरू हुई। अभी तो अभी तक जो भी पुलिस के पास सिर्फ उन लोगों तक पुलिस पहुँची थी जो मरने वाले थे, यानी जो उन लोगों का निशाना बनाया गया जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार थे। और उन्हें पता था कि ये मर जाएँगे, ऐसे लोगों का बीमा कराकर उनके पैसे वसूले गए। दूसरा, जो मर चुके त्रिलोचन जैसे लोग, जो मैंने अभी आपको बताया आगे, जो दिसंबर 2024 में मर गए थे, उन्हें दोबारा 2 महीने बाद ज़िंदा किया और फिर जून 2025 में उन्हें दोबारा मार दिया गया। ये लोग ऐसे नौजवानों को चुनते थे जो जो गरीब थे, जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी। उनके नाम पर वो लोन लेते थे, बैंक से ट्रक, बाइक, और फिर ऐसे लोगों को अचानक किसी न किसी तरीके से वो मर जाते थे। और जब मर जाते थे, जिन लोगों ने लिया, जो नॉमिनी है, वो ट्रक और ट्रैक्टर ये सारी चीज़ लेके गायब हो जाते थे और उसे कहीं और ले जाकर बेच देते थे। जब इसकी जाँच शुरू हुई, इसी संभल के आस-पास अमरोहा और उसके आस-पास पुलिस ने जब दबिश की, 25 से ज़्यादा ट्रैक्टर उन्होंने वहाँ से उठाए और अभी भी वहाँ बहुत सारे ट्रैक्टर रखे थे और ये सारे इसी स्कैम के पार्ट थे। पर सबसे खतरनाक चेहरा जो सामने आया, वो ये है कि बीमा के लिए उन लड़कों को भी टारगेट करते थे, जिनकी उम्र 20, 25, 30 साल की होती थी, जो स्वस्थ हट्टे-कट्टे, बिल्कुल हट्टे-कट्टे एकदम स्वस्थ होते थे, बस गरीब घर के होते थे। ऐसे लोगों को, और इस उम्र में बीमा कराना, इसकी प्रीमियम भी कम होती है, आसानी से बीमा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये लोग घेरा डाल के उनका बीमा कराते थे और फिर उनका मर्डर कर देते थे। मर्डर करने के बाद उसको वो कत्ल या रोड एक्सीडेंट दिखाते थे, फिर कंपनी से बीमा के पैसे वसूल लेते थे। कई केस ऐसे एक-एक करके खुल के सामने आए। एक जो सबसे अजीब केस था, एक शख्स जो पूरी तरह से ठीक नहीं था। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे सुनने के बाद आपका अपनों से भी भरोसा उठ जाएगा। जो शख्स पूरी तरह से ठीक नहीं था, विकलांग था, उसका अपना ही भाई इस साजिश में शामिल था। उस गैंग के साथ मिलकर उसने अपने उस दिव्यांग भाई का इंश्योरेंस कराया। इंश्योरेंस कराने के बाद एक दिन वो उसे ई-रिक्शा पर बैठाकर अपने साथ कहीं लेके जा रहा था। जब ई-रिक्शा टूटी-फूटी सड़क, कोई पथरीली सड़क पर पहुँचा, जहाँ बहुत सन्नाटा था। आस-पास देखा उसने, कोई नहीं था, तो उसने अपने दिव्यांग भाई को धक्कर देकर ई-रिक्शा से नीचे गिरा दिया। वो बेचारा गिर गया। अब जब वो भाई रिक्शे वाले को डाँटने लगा कि तू कैसे रिक्शा चला रहा है? मेरा भाई गिर गया। रिक्शे वाला उसके सामने हाथ-पैर जोड़ने लगा, तो वो कहता था, रिक्शे वाले को कहा उसने, ठीक है तू जा। उसके बाद उस गिरे हुए भाई को उठाता है और जिस तरफ से वो गिरा, ज़मीन पे जिस तरफ से वो गिरा, सर के जिस हिस्से में चोट लगी थी, ज़मीन पर गिरने की वजह से, उसी तरफ से उसका वही सर वो ज़मीन पर दोबारा सड़क के उस कोने में पटक देता है। थोड़ी देर में उसके भाई की मौत हो जाती है। अब पोस्टमार्टम होता है। रिक्शे से गिरा था, ये तो सच था। ये रिक्शा से गिरने की वजह से चोट लगी थी, ये भी सच था। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि किसी ने इसे ऊपर दोबारा से उसको ज़मीन पर पटक दिया? क्योंकि ज़ख्म तो गिरने से ही आए थे। अब गिरने की स्पीड कितनी थी?
कितनी ज़ोर से गिरा था, ये बारीकी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं आई। अब मौत हुई, गवाह भी थे, ई-रिक्शे वालों को बुला लिया गया। ई-रिक्शे वाले ने भी बोल दिया कि हाँ, हमारे रिक्शे से गिर गया था, मुआवज़ा भी मिल गया। और उस भाई को, जिस भाई ने अपने भाई का कत्ल किया था, सोचिए इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर गई है। अब एक-एक करके जब ये केस सामने आने लगे, 51 लोग, 51 लोग गिरफ्तार हुए और ये मामला करोड़ों अरबों का था। लेकिन मैं तो सिर्फ संभल के आस-पास की बात कर रही हूँ। इनके पास वो अकाउंट मिले, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो हिंदी बेल्ट, नॉर्थ इंडिया में जितने स्टेट हैं, हर एक स्टेट हर एक स्टेट के बैंक अकाउंट, लोगों की पॉलिसी, उनके पेपर इनके पास थे। अब आप सोचिए, पूरे हिंदी बेल्ट के अलावा गुजरात तक, महाराष्ट्र तक सबको पकड़ा। एक-एक कर जब गिरफ्तारी हुई, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये खेल चलता कैसे था? कैसे कोई शख्स ये पता करेगा कि एक शख्स मरने वाला है, उसको गंभीर बीमारी है या एक शख्स मर चुका है? जब पूछताछ हुई, तो पूरा खेल सामने आया और कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं। सबसे पहले ये गैंग क्या करता था? जो गाँव में आशा जैसे संगठन हैं और उनके कार्यकर्ता होते हैं, जो गाँव वालों की मदद करते हैं, उनके घर तक, अंदर तक, घर तक जाते हैं। उन्होंने आशा के कार्यकर्ताओं से दोस्ती की और कहा कि तुम्हारे अगर गाँव में कोई भी शख्स गंभीर बीमार हो, जिसके बचने की कोई उम्मीद ना हो या कम हो, हमें उसका नाम पता देना। आशा किरण के कार्यकर्ता सबसे पहले आकर खबर देते थे। जैसे ही उनको खबर मिलती थी, गैंग के लोग कहते थे, हमारा एक केस तैयार हो रहा है। एक केस तैयार मतलब अब वो मरेगा और उसका बीमा कराना है। जैसे दिनेश हुआ का हुआ या बाकी कैंसर पेशेंट का, जो मैंने अभी आपको आगे बताया, आशा कार्यकर्ता गाँव की जानकारी देते थे, उनको बदले में पैसे मिलते थे। दूसरा कोई गाँव के ग्राम हो, प्रधान सचिव, ना सिर्फ बल्कि वो भी जानकारी देते, बल्कि जानकारी ही नहीं, वो डेथ सर्टिफिकेट भी बनाकर देते थे और इन पर अपनी मोहर भी लगवा कर देते थे। बदले में उन्हें पैसा मिलता था। इसी तरह से इंश्योरेंस एजेंट भी मिले हुए थे। अब जब बैकअप, अब क्या बचा? सिर्फ़ और सिर्फ़ बैंक बचा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे बैंक में आते थे सीधा। तो बैंक के मैनेजर या स्टाफ, उनको भी अपने साथ मिला लिया था। उनका काम ये होता था कि नॉमिनी तो जो परिवार के सदस्य को सारे डॉक्यूमेंट से लेके परिवार के सदस्य को ही बनाते थे। लेकिन जिस नंबर, जो रजिस्टर नंबर होता था, मोबाइल नंबर, वो उस नॉमिनी का नहीं बल्कि इस गैंग में से किसी का एक का होता था। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के, मुर्दा घर के लोगों तक शामिल कर लिया गया था। बहुत ही बड़ा नेक्सस था, बहुत बड़ा ग्रुप था। अरबों का खेल हो रहा था। अब सोचिए कैसा खेल है। बीमा उन लोगों का हो रहा है जो मरने वाले हैं, बीमा उन लोगों का हो रहा है जो मर चुके हैं, बीमा उन लोगों का हो रहा है जिन्हें मारा जाना है। सब कुछ पहले से तय था, सब कुछ फिक्स था। और सबसे अफ़सोस ये है कि जो परिवार इससे पीड़ित रहा, जिसे वाक़ई पैसों की ज़रूरत थी, इलाज की ज़रूरत थी, जिसका घर का कमाने वाला मुखिया चला गया, अगर यही प 5-10 लाख उनकी ज़िंदगी में आ जाते, तो कितना अच्छा होता। लेकिन लालच इंसान को कुछ भी बना सकता है। बस ये थी आज की अफ़सोसजनक कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियाँ, घटनाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन दीजिए। नेक्स्ट हम किस पे वीडियो लेकर आएँ, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।